और हमारे साथ अब आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। फिरोज़ जी, फार्मा से शुरुआत करते हैं। आज की इस डिक्लाइन को, ट्रम्प टैरिफ को आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू रहेगा आपका? सर मेरा ये व्यू रहेगा कि ये जो फार्मा की जो अगर थोड़ी सी गिरावट है दैट दोज आर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स अबाउट 1.5% फॉल ऑन द इंडेक्स लेवल इज नॉट टू मच बट लॉन्ग टर्म तो मैं फार्मा पे बुलिश ही है सर फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट मोर डिफेंसिव सेक्टर एक ही रह गया है अभी डिफेंसिव सेक्टर आई थिंक दैट विल थ्रो अप लोअर बीटा तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से निफ्टी फार्मा बीट कर सकता है ऑलमोस्ट 3% इन दिस फाइनेंशियल ईयर ये हमारा अनुमान है। ओके, मीनवाइल फिरोज़ जी, एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। इटर्नल के नंबर्स आ रहे हैं और पहला नंबर काफ़ी ख़राब आया है। 92 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि 407 करोड़ का एस्टिमेट था। अब इंडेक्स की कंपनी ध्यान रखिएगा, हालांकि इनकम नंबर अच्छा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा डिटेल आने देते हैं नंबर्स के, उसके बाद इस पर एक व्यू लेंगे। लेकिन क्विक कॉमर्स पर आपका क्या व्यू है फिरोज़ जी? सर क्विक कॉमर्स पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू तो नेगेटिव है क्योंकि काफी सारे जो स्टॉक्स थे जो इस आधार पे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैन फॉलो आई थिंक उसमें काफी वो हाइपोथेसिस काफी चैलेंज हो चुका है ऑफ कोर्स जो स्टॉक की हम बात कर रहे थे वो तो निफ्टी में है ये जो वैल्यूएशंस हैं दोस डोंट सीम टू बी सस्टेनेबल ऑफ कोर्स अगर अगर आप 15वीं स्टॉक बन जाते हैं निफ्टी में तो काफी पैसिव की ओनरशिप आती है और फिर बैकवर्ड एनालिस्ट फिर जस्टिफाई करता है कि इस कारण से वैल्यूएशन होगी इंस्टेड ऑफ द स्टोरी क्रिएटिंग द वैल्यूएशन क्रिएट्स अ स्टोरी दैट्स व्हाई आई हैव सीन इन द टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें टेक्नोलॉजी लेड B2C प्लेटफॉर्म्स हैं। फिरोज़ नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। फिरोज़, जब लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई थी या फिर उससे पहले भी हमारे पास एक टेंशन थी एट दैट टाइम टैरिफ वॉर थी, है ना। फिर वॉर शुरू हुई, अब टैरिफ वॉर भी है, वॉर भी शुरू है एट क्रूड 98.5। अब मेरा एक सही मायने में इस वक्त पोर्टफोलियो कैसा सुसज्जित होना चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें, इस क्रूड के रिस्क को भी अगर आप देखें मिनिमाइज कर सकूं। फार्मा भी अगर आप देखें अब आपका कुछ ना कुछ दिक्कत में है ही, और आईटी हमारा पहले से दिक्कत में था, बीच में टेक्निकल एडवांटेज मिला था जब एआई रैली कोलैप्स हो रही थी। अभी आप इस वक्त रिस्क को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर अपने आप को प्लेस रखना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क कम हो और एक एटलीस्ट अगर आप देखें रेजिलियंस फैक्टर जो है वो परसिस्ट कर रहा हो? वीरेंद्र सर मेरा ये मानना है कि अगर आपको पोर्टफोलियो आज की डेट में अगर डी नोवो कंस्ट्रक्ट करना हो तो आपको जो लार्जेस्ट हैवी वेट्स हैं इंडेक्स के निफ्टी के जो 29% बैंकिंग है प्राइवेट बैंक्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग टू माय माइंड क्योंकि उनकी जो करंट वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं जाहिर सी बात है इस रिजल्ट के बाद काफी तवज्जो निम पे दी गई थी एनालिस्ट के द्वारा बट आई थिंक क्वालिटी ऑफ निम इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा हुई है तो उधर स्प्रेड कम होती है बट एनपीएस ऑलमोस्ट लोज पे हैं हिस्टोरिकल लोज पे हैं सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है आईटी पे न्यूट्रल है हम बट रहा सवाल पैसे कहाँ बनेंगे जहां पैसा आता है वहीं पैसे बनते हैं अब पैसा आ कहाँ रहा है पैसा आ रहा है डोमेस्टिक से लास्ट ईयर 3,89,000 करोड़ की एसआईपी के माध्यम से टोटल नेट फ्लो आया है एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में जून का जैसे आपने आंकड़ा देखा होगा 28,700 करोड़ और उसमें 32,000 करोड़ एसआईपी से आया तो ब्रॉडर मार्केट अच्छा करेंगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक्स जिधर एमएफ्स अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं वहां बायंसी बहुत है गिरावट के दिन में आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स में एमएफ ने एक्सपोजर लास्ट मंथ बढ़ाया था जैसे हमने लिस्ट किया टॉप 20 स्टॉक्स जिसमें एमएफ ने लास्ट मंथ बढ़ाया था उनमें गिरावट नहीं आती इन स्पाइट ऑफ सम काइंड ऑफ शॉक्स व्हिच कम फ्रॉम अ ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है बट एमएफ वाला खड़ा हो उस स्टॉक को खरीदने के लिए तो रिटेल बेचता है पैनिक करके तो वो एमएफ डोमेस्टिक कंसोलिडेट करता है सो अगर आपको आज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको 2-3 सेक्टर्स में एक्सपोजर ज्यादा लेना पड़ेगा और जाहिर सी बात है जब आप डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली आपकी वेटेजेस निफ्टी से कम होती है बैंकिंग पे निफ्टी बैंक 29% है फाइनेंशियल सर्विसेज 37% है अगर कोई डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में देखता हूं 2708 डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो हमने एनालाइज किए मोस्ट ऑफ देम वर एक्टिव वेट वाज नेगेटिव ऑन बैंकिंग सो उसको
एक्टिव वेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। आज के एआई के जमाने में बहुत आराम से कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप 20 स्टॉक्स कौन से एमएफ ने ऐड किए लास्ट क्वार्टर, दो शुड बी फार मोर रेजिलिएंट एंड डाउनसाइड स्टैंडर्ड डेविएशन उन स्टॉक्स की कम देखने को मिली। अच्छा फिरोज, एक और चीज़, अगर आप मेरे ख्याल से अगर मिड 25 से देखें अब तक, तो जो लोग थोड़ा सा मल्टी एसेट रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपने आप को हेज करते हुए चले हैं। आपको याद होगा जनवरी में वो गोल्ड का और सिल्वर का एक वाइल्ड स्विंग था। गोल्ड को अभी आप अपने पोर्टफोलियो में या फिर गोल्ड संबंधित कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में कितना स्पेस देना चाहिए इस वक्त? वीरेंद्र सर, गोल्ड इसीलिए पहले तो गोल्ड पे व्यू आई कम टू द व्यू, बट गोल्ड में जो जनवरी की जो आपने इंडिकेट किया वो बेसिकली वो शॉर्ट गामा स्क्वीज था। जैसे गेम स्टॉक में शॉर्ट गामा स्क्वीज था, ओरेकल के स्टॉक में लास्ट ईयर स्टॉक में शॉर्ट गामा स्क्वीज था। एक रात आपको याद होगा इन्फोसिस के एडीआर 30-32% ऊपर चले गए थे, वो भी एक शॉर्ट गामा स्क्वीज था। गोल्ड और सिल्वर ने भी जनवरी में शॉर्ट गामा स्क्वीज की वजह से वो 5600 और $122 सिल्वर गया था। क्यों गया था? क्योंकि शॉर्ट गामा स्क्वीज था। इसीलिए पहली बार मेरी जिंदगी में और काफी लोगों की जिंदगी में ये देखा गया होगा कि गोल्ड 30% नीचे है पीक से, जब वॉर पीक पे है। This happens only because the price which was discovered in January is not because it's gold. It was a short gamma squeeze. So coming back, हमें ओके 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 ओके, चलिए फिरोज, एनीवे मैं आपके व्यू को समझ गया यहाँ पर। अगर आप देखें गोल्ड पर या फिर आपने जो पीसेस में व्यू दिया है, शुक्रिया फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।